नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ये सोचा है कि एक ही क्लासरूम में लड़कों और लड़कियों के साथ जाने अनजाने में ही क्यों अलग-अलग तरह से बर्ताव किया जाता है? आज हम इसी बहुत गहरे मुद्दे को समझने वाले हैं, समाज में लिंग संबंधी असमानताएं। तो ये लिंग संबंधी असमानता आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी के साथ सिर्फ उसके जेंडर के आधार पर अलग तरह का व्यवहार करना। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो फ़र्क है ना, ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये समाज की बनाई हुई भूमिकाओं और उम्मीदों से पैदा होता है। और बस यही यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम पॉइंट है। अच्छा, तो इस सोशल कंस्ट्रक्ट को, मतलब इस सामाजिक बनावट को और अच्छे से समझने के लिए पहले एक बहुत ही बेसिक से फ़र्क को समझना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि लोग सेक्स और जेंडर को एक ही मान लेते हैं, पर असल में इनमें ज़मीं आसमान का फ़र्क है। देखिए, सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है, मतलब शारीरिक अंतर जो जन्म से ही तय होता है। लेकिन जेंडर वो समाज का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ये हमारी कल्चरल उम्मीदें हैं कि एक पुरुष को कैसा होना चाहिए या एक महिला को कैसा बर्ताव करना चाहिए। और सच तो ये है, असमानता की असली जड़ यही सामाजिक बनावट है। और ठीक यहीं पर स्कूलों का रोल, उनका किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये बात सच है कि स्कूल समाज में जो असमानताएं हैं उन्हीं को दिखाते हैं, लेकिन साथ ही वो बदलाव लाने का सबसे मजबूत जरिया भी तो बन सकते हैं। एक टीचर होने के नाते इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि ये असमानता असल में दिखती कैसी है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। चलिए, समाज में इसके कुछ कॉमन फॉर्म्स को देखते हैं। ये इनइक्वालिटी ये हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से में दिखाई देती है। बात चाहे एजुकेशन के मौकों की हो या फिर हेल्थ और न्यूट्रिशन की। वर्कप्लेस पर देखें तो सैलरी में फर्क और प्रमोशन के कम चांसेस के तौर पर दिखती है। और घर में ये फैसले लेने की पावर और प्रॉपर्टी के अधिकारों में एक साफ साफ असमानता के रूप में सामने आती है। अब इन्हीं जनरल फॉर्म्स को जरा इंडिया के खास कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जहां ये असमानताएं कह सकते हैं कि और भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हमारे भारतीय समाज में सन प्रेफरेंस यानी बेटों को ज्यादा तरजीह देने की जो सोच है वो बहुत पुरानी और गहरी है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है कि एक लड़की के जन्म लेते ही उसके हेल्थ, उसके खान पान और उसकी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और ये चीज उसके पूरे भविष्य की नींव को ही कमजोर कर देती है। और अगर इस प्रॉब्लम की गंभीरता का कोई ठोस सबूत चाहिए तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 917 महिलाएं थीं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज में कितनी गहराई तक जेंडर बायस बैठा हुआ है उसका एक चौंकाने वाला सबूत है। और ये भेदभाव समाज में कई बहुत ही भयानक शक्लों में सामने आता है, जैसे कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न। ये सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये बहुत गंभीर अपराध हैं जो न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां हम सब मिलकर सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं, हमारे स्कूलों और क्लासरूम्स में। चलिए देखते हैं कि यहां पर ये असमानता कैसे काम करती है। क्लासरूम के अंदर भी हम जाने अनजाने में लड़कों को तो ज़्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज करते हैं ना, है ना? और उनकी शरारतों को अरे लड़के तो लड़के होते हैं कहकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो शांत रहें, सुशील रहें, आज्ञाकारी बने, और इसी बात के लिए उनकी तारीफ भी होती है। और बस यहीं पर एक टीचर का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, टीचर सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। उनका हर एक्शन, उनकी हर बात बच्चों की जेंडर को लेकर जो समझ बन रही है उसे शेप देती है। एक टीचर चाहे तो अनजाने में इन स्टीरियोटाइप्स को और पक्का कर सकता है, या फिर वो जानबूझकर इन्हें तोड़ भी सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मामला सिर्फ टीचर्स के बर्ताव तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी किताबें भी तो अक्सर इन स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा देती हैं। जरा सोचिए, तस्वीरों और कहानियों में अक्सर पुरुषों को डॉक्टर, पायलट या लीडर के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को ज्यादातर घरेलू या फिर सपोर्टिंग रोल्स में ही सीमित कर दिया जाता है। ये जो इनइक्वालिटी है, ये सिर्फ किसी एक इंसान या समाज के लेवल तक ही नहीं रुकती। इसका असर पूरे देश के डेवलपमेंट पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है,
नहीं, ये देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। सोचिए, जब हम देश की आधी आबादी के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो जाहिर है इकोनॉमी को नुकसान होगा। इससे हेल्थ के संकट बढ़ते हैं, समाज में अस्थिरता आती है और आखिर में देश की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी इस असमानता को आखिर ठीक किया कैसे जाए? और इसका सबसे ताकतवर जवाब पता है कहाँ छिपा है? ठीक वहीं जहां से अक्सर ये प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारी एजुकेशन में। एजुकेशन के जरिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कह सकते हैं कि एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, करिकुलम को बदलना ताकि किताबों से स्टीरियोटाइप्स को हटाया जा सके। स्टेप 2, टीचर्स को ट्रेन करना ताकि वो अपने खुद के अनजाने बायस को पहचान सकें। स्टेप 3, क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट को बराबर का मौका मिले। और स्टेप 4, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाना। लेकिन एक बात साफ है, ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। एक परमानेंट बदलाव के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। मतलब एक ऐसा नजरिया जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट सब के सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें। तो इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक फ्यूचर टीचर होने के नाते अपनी क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।